नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का भाषा, व्याकरण और लिपि का टॉपिक। हमने अब तक भाषा की 2 इकाइयाँ पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली है 2 इकाई? एक तो पढ़ ली हमने ध्वनि, दूसरी पढ़ ली हमने वर्ण, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द। तो हम बात करेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है, शब्द कैसे बना, शब्द की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे आज? शब्द पढ़ेंगे। शब्द क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं शब्द की परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी? ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो दूसरी परिभाषा क्या होगी? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द बना कैसे। ये तो हमने परिभाषा पढ़ ली भी, कौन कौन सी परिभाषा है। पहले अगर हम बात कर रहे हैं परिभाषा की, तो ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? सार्थक समूह को, ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दूसरी बात कर रहे हैं वर्णों के सार्थक समूह को, किसके? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं शब्द बनता कैसे है। तो हम बात कर रहे हैं वर्ण, शब्द बनेगा कैसे? तो शब्द बनेगा वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है। यानी वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शब्द का निर्माण होता है। अब हम बात कर रहे हैं वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होगा? शब्दों का निर्माण होता है, जिससे वक्ता के भाव प्रकट होते हैं। यानी शब्द है वो बनता कैसे है, शब्द का निर्माण कैसे होता है? तो शब्द का निर्माण होता है वर्णों से मिलकर। किससे मिलकर होता है? वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है? वक्ता के भाव प्रकट होते हैं। अब हम बात करते हैं शब्द। शब्द है क्या? तो शब्द है वो क्या है? शब्द है वह अर्थ के स्तर पर, शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र इकाई है। यानी शब्द है क्या? शब्द है अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई। यानी हम बात किसकी कर रहे हैं? शब्द की कर रहे हैं। तो शब्द है क्या? सबसे पहले बात ये पूछी जाती है, तो शब्द है क्या? तो शब्द वो क्या? शब्द क्या है? अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब हम बात कर रहे हैं इसके आगे की। और अगर हम बात करें तो मैं आपको पहले एक बार रिवीजन करा देता हूँ, बाद में मिटाना पड़ेगा। तो बात कर रहे हैं भाषा। भाषा में हमने 3 इकाइयाँ पढ़ी है, तीसरी इकाई आज हम पढ़ रहे हैं। 2 पहले पढ़ चुके हैं, ध्वनि और वर्ण। तो तीसरी हम पढ़ रहे हैं शब्द। शब्द कहते किसे? परिभाषा क्या होगी? ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से मिलकर शब्द का निर्माण होता है, जिससे वक्ता का अर्थ क्या होता है? बोलने वाला, कहने वाला के भाव प्रकट होते हैं। शब्द अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी और स्वतंत्र इकाई है। इसे ये भी कह सकते हैं हम वाक्य की पहली इकाई। पहली इकाई क्या है? वाक्य की पहली इकाई शब्द है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं भी, शब्द के भेद क्या होते हैं, शब्द कहा किसे जाता है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम भेद की बात कर रहे हैं इसकी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाता है भाषा की सबसे
छोटी सार्थक इकाई। तो सार्थक इकाई कौन सी होगी? शब्द होगी। और यही बात ऐसे पूछ लिया जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, तो ये लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। फिर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए, भाषा की मौखिक दृष्टि से, भाषा की मौखिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? तो ध्वनि होगी। ये 3 प्रश्न बन रहे हैं। कौन कौन से बनेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई तो शब्द होती है, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने पढ़ लिया था भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक दृष्टि से इकाई कौन सी होगी? ध्वनि होगी। अब हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। शब्द क्या है? शब्द हमने परिभाषा पढ़ ली। किसे कहते हैं शब्द? शब्द ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को भी क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं शब्द के प्रकार। किसकी बात करेंगे? शब्द के प्रकार। सबसे पहले मैं शब्द के प्रकार की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होंगे? तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद है वो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सार्थक, एक तो कौन सा होता है? सार्थक होता है, सार्थक शब्द जिसे कहा जाता है। और दूसरा कौन सा होगा? निरर्थक शब्द होगा। कौन सा होगा? निरर्थक शब्द होगा। यानी अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद बने। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। जैसे अगर हम बात करते हैं सार्थक कौन से होते हैं, निरर्थक कौन से होते हैं, तो सार्थक जिसमें अर्थ दिया हुआ, और निरर्थक की बात करें जिसका अर्थ नहीं निकलता। यानी सार्थक का मतलब है जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, और निरर्थक का जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, यानी जो जिसका हम ये कह सकते हैं कोई भी अर्थ नहीं होता। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आ गया और हम कहते हैं कि क्या पानी वानी कुछ लोगे? पानी वानी। अब ये हमें पता है कि पानी तो होता है, लेकिन वानी क्या होता है? फिर हमने उससे पूछा चाय वाय, चाय वाय। फिर हमने पूछा नाश्ता वास्ता कुछ करोगे? तो यहाँ पर नाश्ता का तो अर्थ है भी खाने के लिए कुछ ला रहे हैं। वास्ता क्या होता है? वास्ता वैसे तो किसी के हम दफा भी बोल सकते हैं या कह सकते हैं, यानी ये क्या है? निरर्थक। और ये क्या है? सार्थक है। यानी जिनसे कोई अर्थ निकल रहा है वो तो क्या है? सार्थक है। और जिनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है वो क्या होगा? निरर्थक होगा। ये हमने पहला भेद पढ़ा, यानी अर्थ के आधार पर हमने शब्द के भेद पढ़े। कितने पढ़े? सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। अब हम दूसरे आधार पर, यानी जो क्या होगी, दूसरा जो आधार होगा वो कौन सा होगा? दूसरा जो आधार होगा वो होगा उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब वो उद्गम और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कुछ विद्वानों के द्वारा तो 5 माने जाते हैं, कुछ के द्वारा 4 ही माने जाते हैं। तो मैं दोनों ही बता देता हूँ। कुछ विद्वान कितने मानते हैं? 4। कौन कौन से मानते हैं? तो पहला आता है तत्सम, दूसरा कौन सा होता है? तद्भव शब्द। कौन सा होता है? तद्भव। और तीसरा होता है देशज। और चौथा कौन सा होता है? विदेशी। कुछ विद्वान तो इन्हीं 4 पर सीमित हो जाते हैं, समाप्त कर देते हैं। लेकिन एक 5वां भेद भी आता है। 5वां कौन सा होता है? वो होता है संकर शब्द। संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? 2 भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं। तत्सम संस्कृत की भाषा से हूबहू लिए हुए शब्द, और तद्भव होते हैं संस्कृत से बदलकर जो शब्द लिए होते हैं। देशज
जो ग्रामीण शब्द जिसे कह सकते हैं, जिसकी कोई भी उत्पत्ति का पता नहीं था, वो शब्द, और विदेशी भाषा, विदेशी भाषाओं से अंग्रेजी से ले लिया, पुर्तगाली से ले लिया, अरबी से ले लिया। और संकर शब्द क्या होते हैं? संकर शब्द होते हैं दो भाषाओं से मिलकर बने हुए शब्द। ये हो गया हमारा दूसरा प्रकार, यानी शब्द के प्रकार पढ़ रहे थे हमने। पहला प्रकार पढ़ा था अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने दो ही शब्द भेद पढ़े थे शब्द के। कौन कौन से? एक तो सार्थक पढ़ा था, तो और दूसरा निरर्थक। अब दूसरा भेद हम पढ़ रहे हैं। दूसरा जो आधार है वो किसके आधार पर पढ़े? उद्गम या व्युत्पत्ति के आधार पर। इसमें शब्द के कितने भेद मानिए? 4 मानने हैं, और कुछ विद्वान 5 मानते हैं। तो मैंने आपको पांचों बता दिए। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, और पांचवा संकर शब्द होता है। अब इसके बाद हम जो शब्द के भेद पढ़ेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे हम? रचना के आधार पर। तीसरा जो प्रकार है वो किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द, और तीसरा शब्द कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द। कौन सा होता है? योग रूढ़ शब्द। अब हम चौथा जो प्रकार है वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? चौथा जो प्रकार पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द के भेद। अब रूपांतर या विकार के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये दो ही प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी शब्द, जिसमें संज्ञा सर्वनाम वो आते हैं। दूसरा कौन सा होता है? विकारी शब्द होता है एक तो, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। कौन सा होता है बेटा? अविकारी शब्द होता है। तो रूपांतर के या विकार के आधार पर हम शब्द के 2 भेद करते हैं। कौन कौन से करते हैं? विकारी या अविकारी शब्द। ये तो थे शब्द। हमने अब तक जो पढ़े थे वो शब्द थे, यानी भाषा की कौन सी इकाई पढ़ दी हमने? 3 इकाई पढ़ दी। आज हमने भाषा की 3 इकाई पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है? भाषा की इकाई हमने 3 पढ़ी है। तो भाषा की जो इकाई तीनों पढ़ी है वो कौन कौन सी पढ़ ली? ध्वनि पढ़ ली हमने, ध्वनि के बाद हमने वर्ण पढ़ लिया, और वर्ण के बाद हमने पढ़ लिया शब्द। अब चौथा जो भेद होगा, यानी चौथी जो इकाई होगी वो कौन सी होगी? पद होगी। और अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? पद के बारे में पढ़ेंगे। विपद क्या है, पद किसे कहते हैं, उसकी बात हमें करेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं पद। क्या पढ़ रहे हैं? पद। पद कहते किसे हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पद कहते किसे हैं? तो पद किसे कहते हैं? विभक्ति युक्त शब्द। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा जो बात कर रहे हैं तो दूसरी परिभाषा कौन सी होती है? दूसरी परिभाषा की बात करते हैं तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तीसरी अगर परिभाषा की बात करें, कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी पद किसे कहते हैं? तो पद किसे कहेंगे हम? विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हमें पद कहते हैं।
अब अगर इसके बाद भी अगर हम बात करें पद के बाद कौन सी इकाई आती है, तो पद के बाद कौन सी इकाई आएगी, हमने कौन कौन सी इकाई पढ़ ली, अब तक 4 इकाइयां पढ़ ली। तो कौन कौन सी पढ़ ली भाषा की इकाई, एक तो हमने पढ़ ली ध्वनि पढ़ ली, वर्ण पढ़ ली, और वर्ण के बाद हमने शब्द पढ़ा, और शब्द के बाद पद। पद के बारे में मैं एक बार फिर आपको रिपीट करवा देता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है, पद कहलाता है। कोई भी शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। अभी तक जो कक्षा 12 में जो प्रश्न आए हैं वो इन्हीं से आए हैं। जैसे जो मैंने परिभाषाएं लिखी हैं लगभग इन्हीं में से पूछ लिया जाता है, क्योंकि आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा परिवर्तन हो चुका है, क्योंकि जो भाषा से संबंधित प्रश्न हैं वो 2 नंबर के आएंगे और एमसीक्यू और रिक्त स्थान के रूप में आते हैं। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, विभक्ति युक्त शब्द फिर खाली स्थान दे दिया जाता है, कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द खाली स्थान दिया जाता है और पद कहलाता है, या वाक्य में खाली स्थान शब्द पद कहलाता है, ऐसे ले लिया जाएगा और उसके आधार पर हमें उसकी परिभाषा वो पूर्ण करनी होती है। तो हमने पद पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे वाक्य, यानी पद के बाद क्या आता है, वाक्य आता है। वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में अब हमें पढ़ेंगे। वाक्य की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य किसे कहते हैं, तो वाक्य कहते हैं सार्थक शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, शब्दों के समूह को, या हम ये कह सकते हैं शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब हमने वाक्य की परिभाषा की बात करें तो वाक्य कहते किसे हैं, शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। इसके बाद अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें, हम वाक्य की बात करें तो वाक्य पढ़ रहे हैं तो वाक्य की परिभाषा की बात कर रहे हैं, तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, वाक्य की परिभाषा क्या होगी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसमें या जिससे भाव या विचार प्रकट होते हैं। ठीक, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे क्या हो, भाव या विचार प्रकट हो, यानी जिससे क्या हो, भाव या विचार प्रकट हो निश्चित। अब अगर इसके अलावा अगर हम दूसरी इसकी परिभाषा की बात करें तो निश्चित क्रम में दूसरी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, निश्चित क्रम में, दूसरी परिभाषा क्या होगी, निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण सुनियोजित ढंग से अर्थ अभिव्यक्त करने वाले, अब अर्थ अभिव्यक्त करने वाले हम पढ़ रहे थे वाक्य की परिभाषा दूसरी, तो निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण सुनियोजित ढंग से अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। वाक्य की परिभाषा की बात कर रहे हैं तो वाक्य की परिभाषा क्या होगी, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे भाव या विचार प्रकट होते हों। दूसरी परिभाषा के निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण हो सुनियोजित ढंग से अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अगर इसकी तीसरी परिभाषा की बात करें तो तीसरी परिभाषा क्या होगी,
सार्थक समूह है, शब्दों के सार्थक समूह है के सुनियोजित ढंग को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ये तो होगी परिभाषा। अब हमें वाक्य की जो शर्तें होती है, अगर हम ये कह सकते हैं वाक्य में क्या जरूरी है, क्या आवश्यक है, तो हम बात कर रहे हैं तो वाक्य में क्या होना चाहिए? वाक्य में आकांक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। वाक्य में आसक्ति होनी चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए? आसक्ति होनी चाहिए। वाक्य में आकांक्षा, आसक्ति, योग्यता और किसका होना जरूरी है? कर्म का होना जरूरी होता है। किसका होना जरूरी है? कर्म का होना जरूरी है। यानी वाक्य में क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए, उसमें योग्यता होनी चाहिए, उसमें कर्म भी होना जरूरी। ये क्या है? वाक्य में होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात कर रहे हैं वाक्य के तत्व की, ये तो हमने परिभाषा की थी, अब इसके आगे हमें वाक्य के तत्व पढ़ेंगे। पहले इससे पहले मैं थोड़ी सी एक बार फिर आपको रिवीजन करवा दूं। वाक्य कहते किसे? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिससे भाव या विचार प्रकट होते हो, निश्चित क्रम में व्यवस्थित, पूर्ण, सुनियोजित ढंग से अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह के सुनियोजित ढंग को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य में क्या होना जरूरी है? वाक्य में आकांक्षा होनी जरूरी है, वाक्य में आसक्ति होनी जरूरी है, वाक्य में योग्यता होनी जरूरी है और वाक्य में क्रम होना जरूरी है। तो वो क्या है? वाक्य है, वरना वो वाक्य नहीं है। अब हम बात करेंगे वाक्य के तत्व। किसकी बात करेंगे? वाक्य के तत्व की। वाक्य के तत्व की बात करते हैं। तो वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं उसकी बात हमें कर रहे हैं। जो बहुत ही आवश्यक अंग भी उसे कह सकते हैं हम, उनके तत्व भी हम उसे कह सकते हैं। तो वाक्य के जो अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हम बात कर रहे हैं वाक्य के अंग, या हम इसे क्या कह सकते हैं? तत्व भी कह सकते हैं। वाक्य के अंग या तत्व। तो वाक्य के अंग या तत्व कितने होते हैं? तो वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो उसमें क्या होनी चाहिए? वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता होनी चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए? सार्थकता। दूसरी क्या होनी चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या होगी? उसमें आसक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आसक्ति। वाक्य में योग्यता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए, आसक्ति होनी चाहिए। और आसक्ति को हम क्या कह सकते हैं? निकटता। और जो चौथी बात, यानी 3 हमने पढ़ ली, सार्थकता पढ़ ली, योग्यता पढ़ ली, आसक्ति या निकटता पढ़ ली, और जो चौथी है वो क्या होनी चाहिए? आकांक्षा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आकांक्षा। चौथी आकांक्षा होनी चाहिए। और 5वीं जो बात है वो पूर्ण होना चाहिए। वाक्य पूर्णता होनी चाहिए। वाक्य में क्या होनी चाहिए? पूर्णता। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं? वाक्य के अंग या तत्व पढ़ रहे हैं। तो वाक्य के 5 अंग या तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता होती है, योग्यता होती है, उसमें आकांक्षा होती है, उसमें पूर्णता होती है, वह आसक्ति या निकटता होती है। ये क्या होते हैं? वाक्य के अंग। अब हम बात कर रहे हैं वाक्य के भाग। तो वाक्य के भाग क्या होते हैं? वाक्य के भाग। वाक्य के भाग कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 ही भाग होते हैं। एक होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा क्या होता है? विधेय। आज हमने जो पढ़ा वो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। हम भाषा की इकाई पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने ध्वनि और वर्ण को पढ़ा था, और उसके बाद हमने आज जो पढ़ा शब्द, पद और वाक्य पढ़ा। शब्द किसे कहा गया है? तो शब्द है वो वर्णों के सार्थक समूह को कहा जाता है। पद किसे कहा गया है? तो पद वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या कहलाता है? पद। या इसे हम ये कह सकते हैं विभक्ति युक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य हमने पढ़ा, तो वाक्य में हमने क्या पढ़ा था? शब्दों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा वाक्य में क्या क्या जरूरी है। तो आकांक्षा होनी जरूरी है, योग्यता होनी जरूरी है, उसमें आसक्ति होनी जरूरी है, उसमें क्रम होना जरूरी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? वाक्य के अंग या तत्व पढ़े। तो उसमें क्या होना चाहिए? वाक्य के अंग और तत्व कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता होता है, योग्यता, आसक्ति या निकटता, आकांक्षा, पूर्णता, और फिर हमने पढ़े थे वाक्य के भाग, उद्देश्य और विधेय 2 ही होते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।